Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 5th November 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper, and the first article is about poverty estimate using National Family Health Survey, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 governance point of view. तो सबसे पहले पॉवर्टी एस्टिमेशन को लेकर के इंडिया में पास्ट में क्या क्या एफर्ट्स लिए गए हैं उनको एक एक करके देखते हैं। तो हमारे देश में गरीबी को मेजर करने के लिए सबसे सीरियस एफर्ट लिया गया 1962 में, जब एक प्लानिंग कमीशन ने एक्सपर्ट ग्रुप को कॉन्स्टिट्यूट किया, जिनको काम दिया गया कि आइडेंटिफाई किया जाए कि कौन कौन से लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं और कौन ऊपर है। मतलब पॉवर्टी लाइन को आइडेंटिफाई करने का रोल दिया गया इस प्लानिंग कमीशन के एक्सपर्ट ग्रुप को। और फिर इस एक्सपर्ट ग्रुप ने काफ़ी सारी स्टडी करने के बाद एक क्राइटेरिया ले डाउन किया कि रूरल एरिया में साल के अंदर 20 रुपये कमाने वाले लोग और अर्बन एरिया में एक साल के अंदर 25 रुपये कमाने वाले लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर माने जाने चाहिए। आपको ये नंबर्स काफ़ी अजीब लग रहे होंगे, एक साल में 20 रुपये, एक साल में 25 रुपये, बट 1962 में ये जो अमाउंट थे ये छोटे अमाउंट नहीं माने जाते होंगे। दे माइट बी हैविंग मेंटेनिंग सम रीजनेबल कंसिडरेशन। तो उस टाइम के हिसाब से 20 और 25 रुपये पर ईयर को पॉवर्टी लाइन डिफाइन किया गया इन रूरल एंड अर्बन एरिया। फिर 1971 में VM डांडेकर एंड एन रात इन दोनों लोगों की एक कमेटी बनाई गई, जिनको काम दिया गया कि पॉवर्टी को एस्टिमेट करें, और इन्होंने नेशनल सैंपल सर्वे के डेटा के बेसिस पे पॉवर्टी एस्टिमेट करने की कोशिश की। बट इन्होंने पॉवर्टी बताने की कोशिश की ऑन द बेसिस ऑफ कैलोरीज कंजम्पशन पर डे। तो इनके हिसाब से जिन लोगों को भी एक दिन में 2250 कैलोरी का खाना मिल जाता है वो लोग पॉवर्टी लाइन से ऊपर है, अदरवाइज वो नीचे हैं। फिर वाई की अलग कमेटी बनाई गई 1979 में, और इस कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को रूरल और अर्बन एरिया में न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट से जोड़ करके डिफाइन करने की कोशिश की, जस्ट लाइक VM डांडेकर एंड एन रात कमेटी। फिर बनाई गई लकड़ावाला कमेटी 1993 में, and it suggested that the consumption expenditure should be calculated on the basis of calorie consumption। तो आप समझिए कि जो डांडेकर और एन रात ने कहा था कि पॉवर्टी लाइन को कैलोरी कंजम्पशन से जोड़ करके देखा जाना चाहिए कि जिन लोगों को भी इतनी कैलोरीज का खाना पर डे मिल जाता है उनको पॉवर्टी लाइन से ऊपर माना जाना चाहिए। तो इसी बात को वाई की अलग कमेटी और लकड़ावाला कमेटी ने ही सब्सटेंशिएट किया, जस्टिफाई किया कि ऐसे ही होना चाहिए, कैलोरीज के बेसिस पे पॉवर्टी लाइन देखी जानी चाहिए। और उसके अलावा लकड़ावाला कमेटी ने यह भी कहा कि अलग अलग स्टेट में चूँकि प्राइस जो फूड ग्रेन्स है उनके दामों में थोड़ा बहुत अंतर पड़ जाता है, तो अलग अलग स्टेट्स में पॉवर्टी लाइन उस स्टेट के हिसाब से बदले जाने चाहिए। फिर तेंदुलकर कमेटी बनाई गई। आपको सबसे इम्पॉर्टेंट तरीके से याद रखना इस कमेटी के बारे में, तेंदुलकर कमेटी के बारे में, जिसको 2009 में बनाया गया। और तेंदुलकर कमेटी ने ऑफिशियल मेजर्स पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए जो दिया वो था कि एनीवन हुज डेली एक्सपेंडिचर इज़ मोर देन 27 रुपीज़ इन रूरल एरिया। ध्यान दीजिए, एक्सपेंडिचर 27 रुपये से ज़्यादा अगर कोई इंसान खर्च करता है रूरल एरिया में रहने वाला, और 33 रुपये से ज़्यादा वो खर्च करता है अर्बन एरिया में रह के, तो फिर आप मान सकते हैं कि वो गरीबी रेखा से ऊपर है। तो इतना कम अमाउंट को पॉवर्टी लाइन जब डिफाइन किया तेंदुलकर कमेटी ने, 27 रुपये से ज़्यादा अगर खर्च करते हैं आप रूरल एरिया में तो आप गरीबी रेखा से ऊपर है, और 33 रुपये अर्बन एरिया के लिए, तो नेचुरली इसको क्रिटिसाइज़ किया गया कि ये बहुत लो अमाउंट है। लेकिन आपको फिर भी ये बात ध्यान रखनी है कि लाख क्रिटिसिज्म के बावजूद भी दिस तेंदुलकर कमेटी रिकमेंडेशन जो 33 रुपये और 27 रुपये का क्राइटेरिया है, जिसको ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इन्फ्लेशन के साथ एडजस्ट भी किया गया है, फिर भी ये जो क्राइटेरिया जो तेंदुलकर कमेटी ने दिया था, इस क्राइटेरिया को आज भी हम फॉलो करते हैं फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन। सो द करंट ऑफिशियल मेजर्स ऑफ पॉवर्टी आर बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ तेंदुलकर कमेटी। लेकिन इस कमेटी ने इतने कम
पॉवर्टी लाइन को डिफ़ाइन किया था कि देश में कई जगहों पे इनका बहुत क्रिटिसिज्म भी हुआ, कितने कम में कैसे कोई गुजारा कर सकता है, और ऐसे लोगों को गरीब कहेंगे तो फिर इसके नीचे कोई आएगा ही नहीं, फिर सरकारी जो स्कीम्स हैं वो बहुत कम लोगों के लिए होंगे। मतलब दिस नंबर इज़ मॉकिंगली लो कि 27 रुपये, राइट। तो बहुत जगह क्रिटिसाइज़ किया गया, इसलिए फिर रंगराजन कमेटी बनाई गई 2011-12 में। रंगराजन कमेटी ने पॉवर्टी लाइन को थोड़ा ऊपर लेकर के गए, 47 रुपीज़ इन अर्बन एरिया एंड 32 रुपीज़ इन विलेज एरिया। लेकिन आज भी तेंदुलकर कमेटी को ही फॉलो किया जाता है फॉर पॉवर्टी एस्टिमेशन इन डिफरेंट गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स। रंगराजन कमेटी के हिसाब से चूँकि उन्होंने पॉवर्टी लाइन को थोड़ा ऊपर कर दिया था, तो उस हिसाब से टोटल 363 मिलियन पर लोग, यानी कि लगभग 36 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं। परसेंटेज वाइज 29.5% लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, यानी कि 47 रुपये से कम खर्च करने वाले एक दिन में लोग हमारे देश में लगभग 30% के आसपास हैं। तो आप मान सकते हैं कि अब रंगराजन कमेटी ने थोड़ा सा पॉवर्टी लाइन को ऊपर किया, तेंदुलकर कमेटी ने तो और भी नीचे रखा था पॉवर्टी लाइन को, 27 रुपये 33 रुपये। तो उसके हिसाब से सिर्फ 21.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे थे। ये डेटा थोड़ा ध्यान रखिएगा तेंदुलकर कमेटी और रंगराजन कमेटी का। बाकी जो पुराने एफर्ट्स हैं इसमें बस क्या बनाया गया था, कौन सी कमेटी बनाई गई थी, वही याद रखें तो काफ़ी है। मान लीजिए पॉवर्टी पे सवाल आ जाए तो इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हैं कि दीज मैनी इनिशिएटिव्स वेयर अर्लियर टेकन अप, but in recent time these two committees are important and the data associated with these two committees कि इतनी परसेंटेज लोग इनके हिसाब से या अर्बन या रूरल एरिया में इतना पॉवर्टी है, वो डेटा जो है आपको आंसर लिखने में हेल्प करेगा। अब आ जाते हैं करंट कॉन्टेक्स्ट को अगर हमें समझना है तो विल हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। तो आपको लगेगा कि मैं अभी तक पॉवर्टी के बारे में बात कर रहा था, बिल्कुल कुछ नई चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूँ, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में, लेकिन दोनों चीज़ों को जोड़ करके देखेंगे। अभी तक हमने देखा पॉवर्टी एस्टिमेशन के तरीके, अब जरा समझिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के बारे में। एक सैम्पल सर्वे है जो हमारे देश की हेल्थ से रिलेटेड एक इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर पॉपुलेशन साइंस, ये करती है। और ये इंस्टीट्यूट करती है दिस सर्वे अंडर गाइडेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो सरल भाषा में अगर कहा जाए, इस इंस्टीट्यूट का नाम अगर आप भूल भी जाएं तो आप मान सकते हैं कि जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे है ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर कराती है। अभी हेल्थ सर्वे में क्या किया जाता है, घर घर जाकर के लोगों से डेटा कलेक्ट किए जाते हैं, अलग अलग डेटा, जैसे चाइल्ड मोर्टेलिटी से रिलेटेड या सेक्स रेशियो से रिलेटेड, मतलब कितने मेल हैं कितने फीमेल हैं, कितने नए बच्चों का जन्म हुआ है, बीमारियां कैसी कैसी हुई हैं। तो अलग अलग डेमोग्राफी से रिलेटेड डेटा कवर किए जाते हैं। तो वीमेन से रिलेटेड कई सारे इन्फॉर्मेशन, सेक्सुअल डिजीज़ या वायलेंस से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश की जाती है। तो इस तरीके से नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे इंडिया के अलग अलग घरों में जाकर के वो डेटा निकालने की कोशिश करते हैं। ध्यान रखिएगा, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का मतलब ये नहीं है कि इंडिया के हर एक हाउस होल्ड को ये कवर करते हैं, दे कवर अ सैम्पल लॉट, अ रिप्रेजेंटेटिव हाउस होल्ड। अभी तक 4 सर्वे किए जा चुके थे 2015-16 तक, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 1, 2, 3, 4। हाल फिलहाल में नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 भी कंडक्ट किया गया है और इसके डेटा अब सामने आ गए हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे से रिलेटेड जो भी डेटा थे, चाइल्ड मोर्टेलिटी के हों या मैटरनल मोर्टेलिटी के हों, सब तो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ मेरे न्यूज़पेपर एनालिसिस में। प्रीलिम से पहले मैं सब रिवाइज़ करा दूँगा। आज इस आर्टिकल में हम लोग चर्चा करने वाले हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के डेटा के बेसिस पे पॉवर्टी एस्टिमेशन के बारे में, कि नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे करके हम लोग गरीबी को कैसे मेजर कर रहे हैं। तो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे अलग अलग डेटा भी कलेक्ट करता है, जैसे कि न्यूट्रिशन से रिलेटेड, चाइल्ड एडोलेसेंट मोर्टेलिटी से रिलेटेड, एंटीनेटल केयर, या फिर ईयर ऑफ स्कूलिंग, स्कूल अटेंडेंस, कुकिंग फ्यूल है कि नहीं, सैनिटेशन है कि नहीं, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी है कि नहीं, हाउसिंग कितने लोगों के पास उसकी फैसिलिटी है। ये सब चीज़ें के बेसिस पे नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे डेटा कलेक्ट करता है। और इन सारे जो डेटा हैं इनके बेसिस पे फिर देश में डिसाइड किया जाता है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी। तो इस बात को आपको समझना, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस टर्म मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अभी तक की जितनी भी कमिटी हैं, दे आर ट्राइंग टू डिफाइन पॉवर्टी ओनली इन मॉनेटरी सेंस, और दे हैव लिंक्ड पॉवर्टी विथ कैलोरी कंजम्पशन।
कि इतना खाना मिल जाता है तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं, या इतना कमा लेते हैं तो आप गरीबी रेखा से ऊपर हैं। लेकिन एक अच्छा जीवन बिताने के लिए आपको अलग अलग चीज़ें चाहिए जीवन में। न्यूट्रिशन भी चाहिए, हेल्थ भी चाहिए, स्कूलिंग भी चाहिए, सैनिटेशन भी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए। तो अगर इनमें से कुछ भी आपके पास, अगर किसी भी कंपोनेंट में आपके पास डिसेंट एक्सेसिबिलिटी नहीं है तो आप पुअर कहे जा सकते हैं। सो इस तरीके से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम द डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी हैज़ बीन एक्सपैंडेड, और जिसको नाम दिया गया है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। गरीबी को सिर्फ कैलोरीज में या रुपए में ना गिना जाए, गरीबी को अलग अलग डायमेंशन में गिना जाए। और फिर कॉन्सेप्ट लाया गया मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स का, जिसमें इन सारे पैरामीटर्स के बेसिस पे गरीबी को मेजर किया जाता है, और इसको मेजर करने का काम दिया गया नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को। और नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे नंबर 5 ने अब मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से रिलेटेड डेटा हमारे सामने रख दिया है। डेटा काफ़ी इनकरेजिंग है। हमारे देश के अंदर पॉवर्टी सिग्निफिकेंट तरीके से कम हो रही है। तो 2005 से लेकर के 2011 तक पॉवर्टी लगभग 4.8% पर ईयर के हिसाब से कम हुई, और 2011 से लेकर के 2021 तक पॉवर्टी लगभग 10.3% पर ईयर के हिसाब से कम हुई है। जिस कारण से आप देख सकते हैं कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी यानी कि लगभग 60% लोग हमारे देश के मल्टी डायमेंशनल तरीके से पुअर माने जा सकते थे, यानी कि इन सारे पैरामीटर्स पे किसी न किसी पैरामीटर पे वो गरीब माने जा सकते थे। 2005-06 में लगभग 60 से थोड़ा कम 55% लोग गरीबी मल्टी डायमेंशनल पुअर माने जा सकते थे। लेकिन सक्सेसिव तरीके से पॉवर्टी घटाते घटाते आज के टाइम में 2019 से लेकर के 21 तक में देयर हार्डली 15 to 16% पॉपुलेशन दैट कैन बी कंसिडर टू बी मल्टी डायमेंशनल पुअर। सो दिस इज़ अ ग्रेट अचीवमेंट। अगर इस पेज को हमने कंटिन्यू कर रखा तो आने वाले 6 से 10 सालों में हम लोग अपने देश से मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को पूरी तरह से ख़त्म कर पाएंगे। The next article is about Article 142 of the Constitution, and this topic is important from our syllabus GS paper 2 Indian polity point of view. Article 142 of the Constitution, it is associated with the Supreme Court's power. तो सुप्रीम कोर्ट को कई सारे डिस्क्रिशनरी पावर मिलते हैं अंडर आर्टिकल 142, जिस पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट कुछ ऑर्डर पास कर सकते हैं, और उस ऑर्डर को पास करने का पावर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट को, ताकि सुप्रीम कोर्ट कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करा सके। एंड दैट ऑर्डर और डिक्री पास्ड बाय द सुप्रीम कोर्ट विल हैव अ वैल्यू ऑफ ए लॉ एज पास्ड बाय द पार्लियामेंट, और दिस डिक्री और ऑर्डर कैन बी एप्लीकेबल इन द एंटायर टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये सारी बातें जो मैंने कही हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके अब मैं आपको बताता हूँ। वैसे तो हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार पार्लियामेंट को है एज पर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 142 के अंतर्गत कुछ ऑर्डर रिलीज करने का पावर है इन ऑर्डर टू एंश्योर कंप्लीट जस्टिस। और सुप्रीम कोर्ट को वो पावर इसलिए दिया गया है ताकि वो पूरी देश में जब जब जरूरत पड़े तो वो जस्टिस को इंश्योर कर पाएँ, और वो ऑर्डर की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्विवेलेंट टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो वैसे तो वी बिलीव इन सेपरेशन ऑफ पावर वेयर द लॉ मेकिंग पावर बिलोंग्स टू द पार्लियामेंट while its adjudication belongs to the judiciary, its implementation belongs to the executives। तो इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर। लेकिन यहाँ आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो जुडिशरी की एपेक्स बॉडी है उसके पास पार्लियामेंट के पैरेलल एक तरीके से ऑर्डर रिलीज करने का अधिकार भी है इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस। तो ये कहीं ना कहीं सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल के अगेंस्ट जाता हुआ दिखता है आर्टिकल 142, लेकिन हमारे संविधान में फिर भी इसको जगह दी गई है ताकि कंप्लीट जस्टिस इंश्योर कराया जा सके। अभी सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके कई दफ़ा सिग्निफिकेंट डायरेक्टिव्स दिए हैं। जैसे भोपाल गैस ट्रेजेडी में सुप्रीम कोर्ट ने जो भी विक्टिम के फैमिलीज थी उनको कंपनसेशन दिलवाया यूजिंग आर्टिकल 142। बाबरी मस्जिद डेमोलिशन केस में सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड फ्रेमिंग ए स्कीम बाय द सेंटर फॉर फॉर्मेशन ऑफ ए ट्रस्ट टू कंस्ट्रक्ट राम मंदिर। लीकर सेल बैन, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे जो हाईवेज़ हैं उनके स्टेट या नेशनल लेवल के हाईवेज़ उनके 500 मीटर के रेडियस में लीकर के सेल को बैन कराया गया ताकि लीकर पी कर के लोग गाड़ियाँ ना चलाएं और जिससे एक्सीडेंट्स कम हो। राजीव गांधी के असैसिनेशन के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करके जो भी कन्विक्ट्स थे उनके रिलीज़ के को लेकर के डायरेक्शंस दिए थे। तो आर्टिकल 142 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने कई दफ़ा किया है
इन ऑर्डर टू इंश्योर कंप्लीट जस्टिस एज इन्विसाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन कई बार जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं वो आर्टिकल 142 के इस्तेमाल को क्रिटिसिज्म की तरह देखते हैं, एक नेगेटिव एस्पेक्ट की तरह देखते हैं कि दिस इज़ हाउ सुप्रीम कोर्ट इज़ गेटिंग पावर टू इंटरफेयर इनटू लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट एंड विच शुड बी कॉल्ड एज जुडिशियल ओवर रीच एंड वायलेशन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर। जुडिशियल ओवर रीच का क्या मतलब हुआ कि जुडिशरी अपने ट्रेडिशनल काम से ऊपर उठ करके और लेजिस्लेचर्स और एग्जीक्यूटिव्स के काम में दखल अंदाजी करे तो उसको कहा जाएगा जुडिशियल ओवर रीच, जो इस केस में जुडिशरी के ऊपर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। अभी करंट कॉन्टेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है। देखिए 2014 का एक स्कीम था जो भारत सरकार लेकर के आई एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड। उस स्कीम में सरकार ने कुछ नियम लेकर के आए कि जिन लोगों की भी 15,000 से ज़्यादा सैलरी है उनको अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा प्रोविडेंट फंड में मैंडेटरी तरीके से कंट्रीब्यूट करना है। ये फिर मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस स्कीम को तो वैसे ओवरऑल वैलिड ठहराया कि हाँ ठीक है, ओवरऑल स्कीम ओके है, लेकिन इस स्कीम के कई सारे प्रोविजंस को कट डाउन कर दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि ऐसा नहीं हो सकता। जैसे ये 15,000 से ज़्यादा सैलरी होगी उनको मैंडेटरी तरीके से कुछ प्रोविडेंट फंड में कंट्रीब्यूट करना ही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको स्ट्रक डाउन कर दिया और सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा किया बाय यूजिंग इट्स पावर अंडर आर्टिकल 142। अब देखिए एग्जीक्यूटिव्स ने एक ऑर्डर रिलीज़ किया, उनके पास अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है, उन्होंने ऑर्डर रिलीज़ किया ईपीएफओ से रिलेटेड और सुप्रीम कोर्ट ने उस ऑर्डर को स्ट्राइक डाउन कर दिया। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट्स हैं दे विल से कि आप तो जुडिशियल ओवर रीच कर रहे हैं, आप अपने पावर का अनड्यू इस्तेमाल कर रहे हैं और एग्जीक्यूटिव्स के पावर फंक्शन में इंटरफेयर करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2019। दिस इज ऑन आर्टिकल 142। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन and you can submit the answer in the comment section. The next article is about graded response action program and this topic is important from our syllabus GS paper 3 environment point of view. क्या है graded response action program वो जरा देखते हैं। तो this action plan was formulated in 2016-17 in order to tackle air pollution in Delhi and NCR region। तो दिल्ली और NCR रीजन में एयर पॉल्यूशन का प्रॉब्लम रहता है, ये आप जानते हैं, खासकर सर्दियों के टाइम में ये बढ़ जाता है, ये भी आप जानते होंगे। उसके पीछे का कारण भी आप समझते होंगे अगर आपको बेसिक ज्योग्राफी में कई सारे कॉन्सेप्ट्स पता हैं, जैसे कि द प्रॉब्लम ऑफ टेम्परेचर इन्वर्जन एंड स्टबल बर्निंग इन द सराउंडिंग एरियाज लाइक पंजाब एंड हरियाणा। दीज टू फैक्टर्स टुगेदर लीड्स टू प्रॉब्लम स्मॉग इन दिल्ली, विंटर स्मॉग। तो ये प्रॉब्लम तो आप अगर समझते हैं तो आपको पता होगा कि दिल्ली और एनसीआर रीजन में एयर पॉल्यूशन का काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होता है सर्दियों के दिनों में। तो उससे निपटने के लिए फिर एक एक्शन प्रोग्राम लाया गया है जिसका नाम है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम, जिसको ग्रैप कहते हैं, राइट। तो ग्रैप को 2017 में लाया गया था सर्दी के दिनों में एयर पॉल्यूशन ख़राब होने पे उसको रोकने के लिए। तो ग्रैप का कैसा है कि इसमें 4 कैटेगराइजेशन किए गए हैं एयर क्वालिटी का, मॉडरेट टू पुअर, वेरी पुअर, सीवियर एंड सीवियर टू इमरजेंसी कैटेगराइजेशन। और इसमें फिर अलग अलग कैटेगरी में क्या एयर की क्वालिटी होनी चाहिए वो भी बताई गई है। और सारे रटने नहीं है आपको, मैं बस ये बता रहा हूँ कि 4 तरीके से एयर की क्वालिटी की कैटेगराइजेशन की गई है। और फिर मॉडरेट टू पुअर होगा, पहले कैटेगरी में तो क्या स्टेप्स लेने हैं, दूसरे कैटेगरी में तो क्या स्टेप्स लेने हैं, तीसरे तो क्या, और चौथे में कौन से स्टेप्स लेने हैं वो मेंशन किया गया है ग्राफ में। करंट न्यूज़ ये है कि दिल्ली की जो एयर है, सराउंडिंग एयर, वो इतनी ख़राब हो गई है, वो इस कैटेगरी में चली गई, सीवियर और इमरजेंसी वाले कैटेगरी में चली गई है। ऐसा कहा जा रहा है कि दिल्ली में योगा करना सिगरेट पीने से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि आप योगा कर रहे हैं तो जो दिल्ली के आसपास की जो सराउंडिंग की हवा है उसको आप तेज़ तरीके से अपने फेफड़ों में भर रहे हैं, ऐसे कुछ खबरें आ रही हैं। क्योंकि दिल्ली की हाल फिलहाल में जो एयर की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। सो मुद्दा ये है कि दिल्ली की जो हवा है वो अभी सीवियर टू इमरजेंसी कैटेगरी में सम्मानी जा रही है, और इस कारण से फिर वहाँ पे ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया जा रहा है बाय द एजेंसी जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। तो इसी एजेंसी का काम रहा है। पहले देखिए इंट्रोड्यूस किया गया था, ध्यान से समझिएगा, इस पर यूपीएससी ने सवाल पूछा है। ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करने की जिम्मेदारी दी गई थी एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसका नाम है EPCA, एम्प्लॉयमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड कंट्रोल अथॉरिटी। लेकिन बाद में क्या किया गया कि EPCA को हटा करके ये जिम्मेदारी दे दी गई एक दूसरे बॉडी को, ऑर्गेनाइजेशन को, जिसका नाम है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, शॉर्ट में कहें तो CAQM।
ऐसा क्यों किया गया वो भी ज़रा समझते हैं। तो दिल्ली और आसपास के रीजन में एयर पॉल्यूशन को टैकल करने के लिए कई सारी एजेंसीज थीं, जैसे सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ मैनी स्टेट्स लाइक दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, एंड देन यू हैड EPCA एज वेल। ये सारे बॉडी जो हैं दिल्ली में एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में काम कर रहे थे, लेकिन आपस में इनके कोऑर्डिनेशन नहीं डेवलप हो पा रहा था। दैट इज़ वाई टू हैव एन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ एयर इन एरियाज अराउंड दिल्ली एंड द दिल्ली इटसेल्फ, भारत सरकार ने एक लार्जर बॉडी बना दी जो मोर पावरफुल बॉडी है EPCA को हटा करके, जिसका नाम रखा गया कमीशन फॉर एयर क्वालिटी। दिस ऑर्गेनाइजेशन was created in order to monitor air quality in Delhi and NCR region। तो कमीशन और फॉर एयर क्वालिटी को अगर आप देखिए तो इसमें 17 मेंबर बॉडी है, ये हेडेड बाय ए चेयरपर्सन इज अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्वालिफिकेशंस वगैरह याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट फिर भी एक बार देख लीजिए। एक्सपीरियंस नॉट लेस दैन 15 ईयर्स इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट एंड रिटायरमेंट एज 70 ईयर्स एंड कमीशन विल इंक्लूड रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब एंड राजस्थान। तो इन सारे स्टेट्स के अंदर एयर क्वालिटी को मैनेज करने के लिए अब इसी कमीशन के पास ज्यूरिडिक्शन होगा। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज रिमेंबर दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट ईला भट्ट। तो ईला भट्ट जी के बारे में आपको गवर्नेंस पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए, इंडियन इकोनॉमी पर्सपेक्टिव से जानना चाहिए, और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से तो इम्पॉर्टेंट है ही है। क्या है करंट न्यूज़? तो ईला बेन या ईला भट्ट जो सेवा ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर मेंबर रही हैं, सी रिसेंटली पास्ड अवे। तो सेवा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन रिलेटेड टू वीमेन इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड दैट इज़ वाई आपको ईला भट्ट के बारे में जानना चाहिए, आने वाले एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। तो सेवा ऑर्गेनाइजेशन की वो फाउंडर रही हैं, तो सेवा के बारे में ज़रा समझते हैं। तो सेवा नाम से जैसा आप समझ रहे हैं, वीमेन लेड इंटरप्राइजेज को प्रमोट करता है, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ वीमेन को इंश्योर कराने के लिए। सेवा का मेंबर बनने के लिए आपको बस 10 रुपये का मेंबरशिप फीस देना है और सेवा का आप मेंबर बन सकते हैं। फिर सेवा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो वीमेन ग्रुप को हेल्प करता है कि कैसे वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, या कोऑपरेटिव सिस्टम में वो एक नया बिजनेस स्टार्ट कर पाएँ, मार्केटिंग ऑफ देयर प्रोडक्ट्स, इन सब चीज़ों में सेवा ग्रुप वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस की मदद करता रहा है। सेवा ग्रुप का यहाँ कंट्रीब्यूशन मान सकते हैं। सेवा ग्रुप ने बार बार सरकार के ऊपर दबाव बना करके अलग अलग स्कीम्स पास करवाए हैं, जो वीमेन ऑर्गेनाइजेशंस या फिर जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में काम करने वाले, जो कम सैलरी या पैसे कमाने वाले लोग हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी स्कीमें बनवाने में भी सेवा जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका कंट्रीब्यूशन रहा है। जैसे सेवा का कंट्रीब्यूशन रहा है इन फ्रेमिंग स्वनिधि स्कीम। स्वनिधि स्कीम के बारे में आपको पता होगा कि जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको 10,000 का लोन दिया जाएगा, ताकि वो अपने जो भी बिजनेस का मॉडल है उसको थोड़ा और सिस्टमाइज कर पाएँ। तो ये स्वनिधि स्कीम इज डायरेक्टली बीइंग सीन एज अ कंट्रीब्यूशन ऑफ द सेवा ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने भारत सरकार के सामने ये प्रपोजल रख करके ये ऑर्गेनाइजेशन बनवाया है या ये स्कीम को इम्प्लीमेंट कराया है। उसके अलावा ड्यूरिंग द पैंडेमिक सेवा जो ऑर्गेनाइजेशन है इट लॉन्च्ड अनुबंध which is an e-commerce platform to connect sellers from buyer directly। तो जो छोटे छोटे वीमेन लेवल के एंटरप्राइजेस थे उनके लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बनाया अनुबंध। तो कई सारे इस तरह के इनिशिएटिव्स लिए हैं सेवा ने। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। हवाईयन आइलैंड्स आर लोकेटेड इन नदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज राइट, बट सेकंड स्टेटमेंट इज नॉट राइट, दे आर पार्ट ऑफ पैसिफिक रिम ऑफ फायर, नॉट करेक्ट। परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स रिलीज्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड Ras dance associated with different stages of life, Krishna. That's all from our side for today. Thanks for watching.